बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका पेपर 3 है, निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इस पेपर से हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों को लेकर के बात कर रहे थे और पार्ट 1 में लगभग हमने 6 प्रश्नों को लेकर के बात की थी जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थे। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, तो आपको यूनिट वाइज चीज़ें मिलेंगी। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चंस और उनके आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा कि आपका न्यू क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें न्यू क्वेश्चन पैटर्न, तो 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें से आपको 5 जो है करना रहेगा और ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान में रख करके हम केवल लॉन्ग प्रश्नों को लेकर के बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 26 क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग रखे हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि जो 26 लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं उसमें से कई सारे रेपिटेटिव क्वेश्चन हैं। बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैम 26 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता रही हैं, इसमें तो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो रेपिटेटिव हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए, जैसे जैसे हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते जाएंगे, जो भी रेपिटेटिव क्वेश्चन होंगे उनको हम बता देंगे कि इन क्वेश्चनों को लेकर के बात की जा चुकी है। तो आप परेशान मत होइए, कल लास्ट एक वीडियो आएगा जिसमें इन प्रश्नों की संख्या को मैं कम करके बता दूंगी कि हाँ, ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है, आपको इन प्रश्नों को देखिए पढ़ लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इनको पढ़ते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि आपके पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए लगभग सारे मैच हो रहे हैं। मैंने खुद भी पेपर देखा है, इसीलिए यहाँ पर आप क्वेश्चनों की संख्या मत देखिए, क्वेश्चन आपको कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन रेपिटेटिव हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने बात कर ली थी और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने आंसर तक सब चीज़ कम्प्लीटली बता दिया था और ये भी बताया है कि इन क्वेश्चनों को कराने के बाद इनका जो पीडीएफ है वो आपको कल तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस के आंसर के साथ चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद आपको लास्ट टाइम में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद स्वाति। तो वहाँ पर आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक और आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल कराई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी पेपर है, पेपर के बाद आपका जो फाइल वगैरह का कॉन्सेप्ट है उसको भी लेकर के हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 पूछा, विद्यालय में परामर्श केंद्र क्यों होने चाहिए, यानी क्या आवश्यकता है परामर्श केंद्रों की। वाई शुड स्कूल हैव काउंसलिंग सेंटर्स। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप निर्देशन एवं परामर्श केंद्र हैं क्या, उन्हें तो आप समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है कि निर्देशन एवं परामर्श आत्मविश्वास का आधार, इसलिए शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक एवं भावात्मक विकास के क्षेत्र में निर्देशन एवं परामर्श केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर की संस्थाओं में छात्रों को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करने में निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों का महत्व सर्वोपरि है। छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को सुलभ बनाने के लिए सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य विशेष रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लखीमपुर खीरी में हाल ही में निर्देशन एवं परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया है। इसी तरह से आगे दिया है कि निर्देशन एवं परामर्श केंद्र छात्रों के अतिरिक्त माता पिता एवं शिक्षकों को भी परामर्श प्रदान करते हैं। किशोरावस्था में बालकों का अभिवृत्ति एवं विकास विशिष्ट प्रकार से होता है। इस अवस्था के बालकों की आवश्यकताओं एवं समस्याएं भी विविध प्रकार की होती हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यावसायिक, संवेगात्मक तथा शैक्षिक समस्याएं। इन समस्याओं को पहचान कर प्रभावी ढंग से समाधान निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों द्वारा किया जाता है, ताकि शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता लाई जा सके। तो दोस्तों, ये है
कॉन्सेप्ट निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों का। ठीक है, अब देखते हैं इनकी आवश्यकता क्यों है या विद्यालय में ये केंद्र होने क्यों चाहिए। तो आवश्यकता से कंसीडर कर लेंगे क्यों होने चाहिए। तो पहला है किशोर अवस्था आयु वर्ग के बालकों के व्यवहारों एवं गुणों का विकास विशिष्ट प्रकार से होता है तथा उनकी समस्याएं भी विविध प्रकार की होती हैं। उनकी समस्याओं के समाधान में इन केंद्रों की विशेष आवश्यकता है। निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था नियोजित ढंग से की जाए तो उनके कार्य भी सृजनात्मक तथा सामाजिक उपयोगितापूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्देशन एवं परामर्श केंद्र तकनीकी विषय के छात्रों को उद्योग संबंधी कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण देकर उनके ज्ञान एवं कौशल का विकास करता है या तकनीकी विशेषज्ञों में गुणवत्ता लाने का प्रयास करता है। तकनीकी विशेषज्ञों में अपेक्षित गुणों एवं व्यवहारों का विकास किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की समस्याओं का समाधान निर्देशन एवं परामर्श के बिना संभव नहीं। यदि निर्देशन दिया जाए तो उसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते, इसलिए समन्वित रूप से इन केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इन केंद्रों की सेवाओं से छात्रों के विकास हेतु वास्तविक सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह से अन्य पॉइंट भी इनके दिए हैं, तो इन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं, इन पॉइंटों को आप इंक्लूड कर लीजिएगा। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। विद्यालय जीवन से निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं को अलग नहीं किया जा सकता। छात्रों के विकास एवं समस्याओं के समाधान की दृष्टि से निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की सेवाओं का सहयोग एवं सहायता आवश्यक है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर हम बात करें स्कूली स्तर पर निर्देशन परामर्श केंद्र क्यों होने चाहिए या इनकी आवश्यकता किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये हो गया निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के बारे में। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। हमारा 8 दिया है कि विद्यालय में निर्देशन सेवाएं आयोजित करने के सोपानों और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स। तो देख लेते हैं विद्यालय में निर्देशन सेवाएं आयोजित करने के सोपान, प्रक्रिया या आवश्यकता या महत्व, जो भी आप इसे कह लें। तो पहले तो हम देख लेते हैं विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के संगठन की मूलभूत अवधारणा। ठीक है, क्या कुछ अवधारणा है तो उसे हम देख लेंगे। दिया है विद्यालय में छात्रों के जीवन में उचित मार्गदर्शन प्रदान करने और उसके समस्त पक्षों के विकास हेतु निर्देशन अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। विद्यालय शिक्षा में निर्देशन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित कराता है। निर्देशन कार्यक्रम प्रायः विद्यालय की समस्त गतिविधियों का प्रमुख भाग होते हैं। इन निर्देशन सेवाओं को प्रदान करने उनके संगठन में विद्यालय और उसके कर्मियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दिया है कि शिक्षा का विशेष कार्य शिक्षण करना है, परंतु मात्र शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया को संचालित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को बालक के समायोजन एवं अधिगम संबंधी ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए अध्यापक को निर्देशन सेवाएं प्रदान करने हेतु निर्देशन सेवा संगठन के समस्त पक्षों से अवगत होना चाहिए। इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों की समस्याओं के संदर्भ में उचित समाधान प्रस्तुत कर सकता है। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन की अवधारणा को विद्यालयों में सुनियोजित ढंग से संचालन करने के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। सेवाओं के संगठन में अधिकारों तथा उत्तरदायित्व की दृष्टि से विद्यालय का अधीक्षक सर्वप्रथम होता है। आगे भी कई सारे पॉइंट दिया है कि उसके पश्चात प्रधानाध्यापक शिक्षक वर्ग एवं छात्र होते हैं। निर्देशन सेवा समितियों शिक्षक सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। बाकी सारी चीज़ें दी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे जो स्टेप्स पूछे, स्टेप्स तो मुझे नहीं मिले, लेकिन स्टेप्स की जगह इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई मुझे। ठीक है, आपके पास अगर स्टेप्स वगैरह मिल जाएँ तो आप देख लीजिएगा खुद से, और अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसे बना करके चीज़ें डाल सकते हैं कि निर्देशन कार्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रोसेस ही है कहीं ना कहीं है। सरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति की सहायता पर आधारित होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। प्रशिक्षित कार्यकर्ता का चयन होना चाहिए, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। आगे दिया है कि पर्याप्त निर्देशन सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए, विभिन्न विधियों का प्रयोग होना चाहिए, परीक्षणों का प्रयोग, स्पष्ट उद्देश्य, गोपनीयता का सिद्धांत, निरंतरता, आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध होना, समस्त कर्मचारियों का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सारे स्टेप्स ही हैं अगर हम बात करें निर्देशन सेवाओं की। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे। तो दोस्तों इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास अन्य स्टेप्स अवेलेबल हैं तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो आप इन्हें स्टेप्स कंसीडर करके लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यानी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में
पूछा जा सकता है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? व्यक्तिक निर्देशन को विस्तार पूर्वक समझाइए, यानी व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ गाइडेंस, एक्सप्लेन पर्सनल गाइडेंस इन डिटेल। तो चलिए देख लेते हैं निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र और व्यक्तिक निर्देशन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा निर्देशन के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ गाइडेंस। कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें निर्देशन के क्षेत्रों की, तो पहला है व्यक्तिक निर्देशन के क्षेत्र, दूसरा है यहाँ पर शैक्षिक, इन्हें आप पढ़ते जाइए, अंतर्गत पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसे थोड़ा छोटा करके। तो निर्देशन के क्षेत्र में हमारा पहला तो हो गया व्यक्तिक निर्देशन के क्षेत्र, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब पढ़ लीजिएगा, या बुक हो तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं हो जाते आपको, तब तक इनका पीडीएफ जो है अवेलेबल नहीं है। इनको पढ़ाने के बाद ही इनका पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए सेकंड इम्पॉर्टेंट स्कोप देख लेते हैं, शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है 3, व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4, अव्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ नॉन कॉमर्शियल गाइडेंस। नेक्स्ट है सामाजिक निर्देशन के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ सोशल गाइडेंस। तो ये सारे पॉइंट हैं। आप चाहें तो डायग्राम के माध्यम से इन्हें, जितनी चीज़ें हो सके आप डायग्राम के माध्यम से बना करके एक्सप्लेन करिएगा, उतना ही बेटर रहेगा। 6 पॉइंट है नैतिक निर्देशन के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ मोरल गाइडेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वास्थ्य निर्देशन के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ हेल्थ गाइडेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यानी ठीक है, बस इतने ही है, 7 ही स्कोप थे इसके, तो यहाँ पर मुझे लगा और है इसलिए मैंने आगे देखा। तो ये था 7 पॉइंट। अगर हम बात करें गाइडेंस के स्कोप्स की, तो इन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद व्यक्तिक निर्देशन, जैसा कि पूछा था, के बारे में विस्तार से बताइए, यानी पर्सनल गाइडेंस क्या है, तो देख लेते हैं। ये तो है व्यक्तिक निर्देशन के बारे में, यानी एक तरफ से कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो बना के आप पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, इनके अर्थ और परिभाषाओं से हम इनके बारे में बेहतर समझेंगे। तो चलिए व्यक्तिक निर्देशन का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। दिया है कि व्यक्तिक निर्देशन निर्देशन प्रदाता द्वारा निजी समस्याओं के समाधान के बारे में दिया गया निर्देशन है। इसके द्वारा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत निर्देशन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और भौतिक पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उच्च शिक्षित होकर भी व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्रों में सफल नहीं हो पाता। वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक दुर्गुणों, बुराइयों व असामान्य व्यवहारों से घिरा होता है, जिसके कारण वह परिवार, समाज, आस पड़ोस व समुदाय के अन्य व्यक्तियों से कटा कटा सा रहता है। परिणाम स्वरूप उस विद्यार्थी या व्यक्ति का जीवन प्रगतिशील एवं शांतिपूर्ण नहीं हो पाता। इस स्थिति में उस विद्यार्थी व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता होती है। आगे दिया है कि व्यक्तिगत निर्देशन उन पक्षों पर अधिक ध्यान देता है जिन पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन पर्याप्त ध्यान नहीं देते और जो व्यक्ति के व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन की परिभाषाएं दी है, जैसे CV गुड के अनुसार। तो निर्देशन का वह स्वरूप जिसमें व्यक्तिगत स्वभाव, मनोवृत्तियों एवं आंतरिक समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान की जाती है, व्यक्तिगत निर्देशन होता है। देखिए व्यक्तिगत निर्देशन जो है अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इनकी परिभाषाएं आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में, ठीक है। इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा और निर्देशन के जो क्षेत्र हैं 7 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखिएगा। अंतर्गत तो आप खुद से भी चीज़ें पढ़ के लिख सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के बात कर ली। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट या नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है कि परामर्श क्या है। परामर्श के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज़ काउंसलिंग, डिस्क्राइब वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं। तो पूछा था कि परामर्श का अर्थ क्या है, यानी परामर्श क्या है, तो इसमें आपको अर्थ और परिभाषा बतानी है। तो देख लेते हैं परामर्श क्या है। परामर्श एक अति प्राचीन शब्द है जो किसी न किसी रूप में समाज में सदैव उपस्थित रहा है।
यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी परामर्श ना दिया हो, ना परामर्श लिया हो। परिवार में माता पिता, बुजुर्ग व बड़े भाई बहन, विद्यालय में शिक्षक, समाज में प्रबुद्ध व अनुभवी व्यक्ति, कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी आदि से परामर्श मिलता रहता है, जिससे वह व्यक्ति सभी दिशा में प्रगति करता है और साथ में समाज में भी प्रगति होती है। परामर्श के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे पहला है यहाँ पर वेबस्टर शब्दकोश के अर्थ में। इन्होंने बताया है कि परामर्श परस्पर विचारों का आदान प्रदान या पारस्परिक तर्क वितर्क या पूछताछ है। नेक्स्ट है सीबी गुड महोदय के अनुसार। इन्होंने भी परामर्श के बारे में बताया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को आप देखे होंगे तो प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे रेपिटेटिव क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे, आप पढ़ते जाइए। और यहाँ पर देखिए परामर्श की कई सारी डेफिनेशंस है। सोस्टार्म एवं व्रैमर के अनुसार इन्होंने भी बताया कि परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य उद्देश्यपूर्ण एवं पारस्परिक संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति जो प्रशिक्षित है दूसरे को स्वयं को या वातावरण बदलने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है मायर्स के अनुसार। मायर्स के अनुसार भी दिया है, इन्होंने बताया दो व्यक्तियों के मध्य ऐसे संबंध से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर परामर्श वह है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परामर्श देता है और उसकी सहायता करता है। ठीक है, इसी तरह से अन्य परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आप देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग दो परिभाषाएं ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी परिभाषाएं मैंने दिखा दी, इन परिभाषाओं को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से जो भी आपको सही लगे, आपके पास बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी ये परिभाषाएँ पढ़ सकते हैं। चलिए, ये तो था परिभाषाएँ। अगर हम बात करें परामर्श की, उसके बाद पूछा था मूलभूत सिद्धांत क्या है परामर्श के। तो परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ये सिद्धांत 6 देख सकते हैं आप। प्रीवियस वीडियो में हमने परामर्श और उसके सिद्धांतों को लेकर के बात की थी। क्वेश्चन आप जो भी रेपिटेटिव था, याद नहीं मुझे भी, अभी हम फिर से उसे देख लेंगे। तो यहाँ पर फिर से रेपिटेटिव ही है। परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत मैकडेनियल एवं शेफ्टल ने दिए हैं। पहला है स्वीकार्यता का सिद्धांत, जनतंत्रीय आदर्शों के साथ सत्यता का सिद्धांत, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत, सेवार्थी व्यक्ति परामर्श प्राप्तकर्ता के सम्मान का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, उपयुक्तता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये थे सिद्धांत अगर हम बात करें परामर्श प्रक्रिया की या परामर्श की। और इनके टाइप्स भी हैं, मतलब यही टाइप्स जो हैं एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। स्वीकार्यता का सिद्धांत, सेवार्थी या परामर्श प्राप्तकर्ता के सम्मान का सिद्धांत, ये 6 पॉइंट है और 6 को इसके अंतर्गत इंक्लूड करके लिखा गया है। तो आप इन पॉइंटों को देख लीजिए। अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा हो तो इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के हम बात पहले भी कर चुके हैं, यानी सिद्धांतों को लेकर के और परामर्श क्या है उसको लेकर के। तो अभी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन जैसे कि 26 आपको लग रहे हैं, इसमें से लगभग 7 से 8 मैंने ऐसे प्रश्न इंक्लूड कर दिए हैं जो घुमा कर पूछा है, लेकिन उनकी मीनिंग और चीज़ें वही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। साक्षात्कार के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। साक्षात्कार किस प्रकार परामर्श से भिन्न है, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्यू, हाउ इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम काउंसलिंग। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार एक अध्ययन की प्रविधि है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू 2 शब्दों यानी इंटर और व्यू के योग से बना है। इंटर का अर्थ है अंदर और व्यू का अर्थ है देखना, अर्थात अंदर देखना ही साक्षात्कार है। देखिए, इस तरह से कुछ एक्सप्लेन किया गया है इंटरव्यू को, आप बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करिएगा अपने एग्ज़ाम में। यहाँ अंदर देखने का तात्पर्य व्यक्ति के अंतर्मन को समझते हुए उसके भीतर निहित सूचनाओं को प्राप्त करना या जानना है। साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, सेन आदि सभी में किया जाता है। व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण, लोकप्रिय एवं प्रचलित प्रविधि है। साक्षात्कार निर्देशन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह एक आत्मनिष्ठ प्रविधि है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई साक्षात्कार के बारे में। और इनकी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। तो गुड और हॉट के अनुसार साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। आगे भी आपको कई सारी परिभाषाएं दिखेंगी, यानी पोलिंग यंग के अनुसार दिया है, बिंघम और मूर ने भी परिभाषाओं को एक्सप्लेन किया है, यानी साक्षात्कार के बारे में। कर्लिंग के अनुसार भी दी हैं। तो ये सारी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में से आप 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर विशेषताएं भी पूछ लेता है, साक्षात्कार की विशेषताएं क्या हैं, तो मैंने इन्हें भी रख दिया है। पहला है क्रमबद्ध प्रविधि, आमने सामने अंतःक्रिया, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति और विशिष्ट निर्धारित उद्देश्य, ठीक है। और संचालन भी कभी कभी पूछ लेता है, साक्षात्कार का संचालन कैसे होता है। तो साक्षात्कार प्रक्रिया का यह सोपान महत्वपूर्ण है, साक्षात्कार की सफलता इसकी संचालन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। ये आप डायग्राम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापना, साक्षात्कार प्रारंभ करना, प्रक्रिया देने हेतु प्रोत्साहन, प्रत्यास्मरण या पुनःस्मरण, समयानुसार प्रश्न, उद्देश्य का स्पष्टीकरण और सहानुभूतिपूर्ण संबंध एवं चिड़चिड़ापन से बचाव। तो ये थे साक्षात के संचालन तत्व, इन्हें ध्यान में रखिएगा। और विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं। और इन दोनों में यानी परामर्श और साक्षात्कार किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, तो इनकी भिन्नता को आप अपने अकॉर्डिंग बना करके लिख सकते हैं कि परामर्श में क्या गुण और चीज़ें हैं, और अगर हम बात करें साक्षात्कार की तो इनमें क्या डिफ्रेंशिएट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बना करके भी लिख सकते हैं। दोनों का एक साथ अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने बता दिया कि दोनों को अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के क्या उद्देश्य होने चाहिए, यानी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को भी। तो दोस्तों, ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली, यानी परामर्शदाता एवं प्रार्थी के मध्य संबंध। क्या संबंध है देख लेते हैं। दिया है परामर्शदाता एवं सेवार्थी के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। परामर्शदाता एवं परामर्श प्राप्तकर्ता के मध्य मधुर संबंधों के कारण सेवार्थी अपने आप को सहज अनुभव करता है, वह अपनी समस्या स्वतंत्रता रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। परामर्शदाता आप कंसीडर कर सकते हैं टीचर को, सेवार्थी का मतलब जो काउंसलर या काउंसली जो होता है वो आपका छात्र भी हो सकता है, ठीक है, या परामर्शदाता अभिभावक भी हो सकता है और सेवार्थी छात्र हो सकता है या बालक हो सकता है। इस तरह से जो परामर्श देता है वह परामर्शदाता और जो परामर्श पाता है वह सेवार्थी या काउंसलर कहलाता है, ठीक है। वह अपनी समस्या स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके, इसके लिए परामर्शदाता को चाहिए कि वह प्रार्थी से पारस्परिक संबंध स्थापित करे। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रार्थी को स्वतंत्र रूप से अपने विचार एवं विश्वास की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही परामर्शदाता के द्वारा उसे अपने जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव परिवर्तन को अपनाने की सीख मिलती है। तो दोस्तों, ये था परामर्शदाता एवं प्रार्थी के मध्य संबंध। आगे दिया है परामर्श प्राप्तकर्ता या सेवार्थी कौन होता है, तो दिया है परामर्श प्राप्तकर्ता या सेवार्थी और व्यक्ति होता है जिसके समस्या के निदान एवं समाधान हेतु परामर्श की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था कि जो परामर्श यानी काउंसलिंग जो होता है वह बालक भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है। इसमें दिया है परामर्श प्रक्रिया के 3 अंग हैं, परामर्शदाता, परामर्श प्राप्तकर्ता एवं परामर्श के उद्देश्य। इन तीनों अंगों में परामर्श प्राप्तकर्ता एक प्रमुख अंग होता है। अंग्रेजी में परामर्श प्राप्तकर्ता के लिए 2 शब्द काउंसली एवं क्लाइंट का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही शब्द उस व्यक्ति का बोध कराते हैं जो परामर्श का इच्छुक होता है। बाकी परिभाषा भी एक दी है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं, ये सारी परिभाषाएं ही हैं, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देख लेते हैं निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया था कि क्यों आवश्यकता होती है, इसके पॉइंट थे। आप इन पॉइंटों को देख सकते हो, खुद से पढ़ सकते हैं। उद्देश्य भी देख लीजिए, हो सकता है प्रीवियस टाइम में या आने वाले पेपर में उद्देश्य ही पूछ ले। वैसे उद्देश्य पूछेगा नहीं, उसको अलग तरीके से पूछ सकता है। ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इनको लेकर के बात कर ली थी कि निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हमें लगता है कंप्लीट नहीं हुआ है। परामर्श एवं परामर्श प्रार्थी के मध्य संबंध तो हमने देख लिया। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता तक देखा था, उद्देश्य भी हमें देखना चाहिए। तो चलिए फिर से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। ठीक है, उद्देश्य आपके वहाँ पर रखे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखते हैं। तो दोस्तों, ये था निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता के जस्ट बाद इनके उद्देश्य भी दिए हैं। निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के ही ये उद्देश्य हैं। ठीक है, तो पहला उद्देश्य शैक्षिक निर्देशन देना, दूसरा व्यावसायिक निर्देशन देना और तीसरा व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन एवं परामर्श देना। तो ये तीनों उद्देश्य आ जाएंगे अगर हम बात करें परामर्श एवं निर्देशन केंद्रों के उद्देश्यों की। तो इनके अलग अलग इनको डिफाइन भी किया है, यानी शैक्षिक निर्देशन देना, इसमें क्या पॉइंट होंगे इन्हें आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक निर्देशन देना। ठीक है, लाइन से ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें 3 पॉइंट दिए हैं और उसके बाद थर्ड है व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन एवं परामर्श देना। तो ये हैं ये हैं निर्देशन एवं परामर्श के उद्देश्य, यानी निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के उद्देश्य हैं। ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंटों को आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही उद्देश्य के साथ साथ आप ये आवश्यक क्यों हैं, यानी कह सकते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता क्यों है, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए या विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस इन डिटेल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 को आप अगर देखे हैं तो यहाँ पर पार्ट 1 में हमने इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के बात की थी। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन एक परामर्शदाता की व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है। वहीं पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सेम मिला होगा। ठीक है, ये परामर्श को परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐसा है, परामर्श क्या है, परामर्श के विभिन्न सिद्धांत। ये सब लगभग आपके रेपिटेटिव क्वेश्चन है, तो परेशान मत होइए कि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो मैम ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छे परामर्श की विशेषताओं का एक बार फिर से हम विवेचन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे, बाकी प्रीवियस वीडियो में हम इसे समझ सके हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। परामर्शदाता क्या है, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, अच्छे परामर्शदाता की गुण या विशेषताएँ। ठीक है, इन सभी को लेकर के पॉइंट वाइज हम बात कर चुके थे कि क्या क्या कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्तित्व संबंधी गुण या विशेषताएं हैं, जिसमें स्वभाव, विनम्रता, सहयोगात्मक व्यवहार, व्यापक रुचि, दूरदर्शी, ठीक है, आकर्षक व्यक्तित्व, ये सभी पॉइंट हम बता चुके थे। प्रशिक्षण एवं तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अनुभव कैसा होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट थे और ये बॉक्स भी मैंने बताया था। तो अगर पार्ट 1 आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल याद आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सारे पॉइंट हैं अगर हम परामर्शदाता की विशेषताओं को लेकर के बात करें। ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग 7 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो भी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, और हमें ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं है, क्योंकि हमने 6 का कॉन्सेप्ट रखा है कि 6 लॉन्ग एक वीडियो में। यहाँ पर मैंने 7 को लेकर के बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में 6 से 7 और क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे, और कल दोपहर तक आपके सारे जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.